मई के पहले सप्ताह में कोलंबो जल रहा था। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर उत्तेजित भीड़ हिंसक हो रही थी। श्रीलंका के लोग प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को पकड़ना चाहते थे, जिन्हें कभी वे अप्पाची यानी अपना पिता कहते थे। प्रधानमंत्री अपने आवास के बेडरूम में छिपे थे और सेना की मदद से बचने की कोशिश में थे। श्रीलंका के लोग प्रधानमंत्री महिंदा को ही नहीं बल्कि उनके भाई गोटबाया राजपक्षे को भी तलाश रहे थे, जो देश के राष्ट्रपति हैं। लोगों को पता था कि श्रीलंका को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। 19 मई को श्रीलंका कर्ज चुकाने से चूक गया, डिफॉल्ट घोषित हो गया। इतिहास में पहली बार श्रीलंका को डिफॉल्ट होने का अपमान झेलना पड़ा। सॉवरेन डिफॉल्ट दुनिया के लिए नए नहीं है और ना ही IMF से मिलने वाली मदद, लेकिन इनके बीच श्रीलंका का मामला काफी फर्क है। यह देश पहले भी डूबते डूबते कई बार बचा है, लेकिन इस बार सब कुछ डूब गया। श्रीलंका का ताजा इतिहास इस बात का गवाह है कि लोगों का गुस्सा जायज है। श्रीलंका के लोग देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने यानी राजपक्षे परिवार से पुराना हिसाब मांग रहे हैं। यह राजनीतिक घराना बीते 20 साल से श्रीलंका की राजनीति के केंद्र में है और इसने देश की साख को इस कदर चौपट कर दिया है कि अब उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मिलने में भी दिक्कत हो रही है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। तब तक एशियन टाइगर्स अर्थव्यवस्थाओं की कल्पना भी नहीं की गई थी। इमर्जिंग इकोनॉमीज का यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का पूरा सिद्धांत दशकों दूर था। यह भारत की आज़ादी के बाद का दशक था, यानी बात 1947-48 की है। ठीक इसी के आसपास श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। आज के श्रीलंका को देखकर हमें भरोसा भी नहीं होगा कि आज़ादी के बाद यह एशिया की पहली उभरती अर्थव्यवस्था या एशियन टाइगर था। समुद्री मार्गों पर अपनी ऐतिहासिक ताकत के साथ कोलंबो की तूती बोलती थी। श्रीलंका में आम लोगों को मताधिकार तो 1931 में ही मिल गया था। तब तक ब्रिटेन या यूके में आम मताधिकार को लागू हुए केवल 3 साल बीते थे। श्रीलंका पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अर्थशास्त्रियों का 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्थाएं जब उभरने का संघर्ष कर रही थीं, तब श्रीलंका अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, उदार व्यापार नीति, मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर राजनीति, ताकतवर न्यायिक व्यवस्था और अच्छे विदेशी मुद्रा भंडार के साथ एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में था। उपनिवेशवाद से स्वाधीनता की तरफ जाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में श्रीलंका की गिनती सबसे ऊपर होती थी। यही वजह थी कि 1948 से 1950 के दौर में श्रीलंका न केवल एशिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था था, बल्कि आज के दक्षिण कोरिया और थाईलैंड से बड़ी व्यापारिक ताकत भी था। 1950 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात है। DS सेनानायके, डुडले सेनानायके और सर जॉन कोटलीवाला जैसे प्रधानमंत्रियों ने अर्थव्यवस्था में उदार नीतियां जारी रखी। सरकारी दखल सीमित था। वह दौर कोरियाई युद्ध का था। दुनिया में कमोडिटी की तेजी चल रही थी, जिसका फायदा श्रीलंका को मिला। लेकिन अचानक 1950 के अंत में सरकारों ने नीतियां बदल दी। सरकारीकरण शुरू हो गया। अधिकांश खेती और प्लांटेशन, जो दशकों से श्रीलंका की ताकत था, उस पर सरकारी नियंत्रण कर लिया गया। आयात का विकल्प बनाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा और 1970 तक श्रीलंका ऐसी बंद अर्थव्यवस्था में बदल गया जो शायद किसी कम्युनिस्ट देश की व्यवस्था के बराबर थी। आर्थिक विकास दर गिरी, पिछड़ापन बढ़ने लगा। तो 1977 में आर्थिक सुधार शुरू हुए, उदारीकरण शुरू हुआ, फ्री ट्रेड जोन बने। लेकिन यही वह दौर था जब श्रीलंका के उत्तरी इलाकों में विद्रोही सक्रिय हो रहे थे।
बाद के वर्षों में उत्तरी श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों की ताकत बढ़ती चली गई, लेकिन अचरज की बात यह कि इसके बावजूद श्रीलंका के आर्थिक सुधार नहीं रुके। 1990 में आर्थिक सुधारों की एक और खुराक जारी की गई, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, सरकारी नियंत्रण में कटौती की गई। यहाँ तक कि 1995 से 2002 के बीच श्रीलंका में इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 9.4% कर दी गई थी। – 2009 में 3 दशक पुराना गृह युद्ध खत्म हो गया। श्रीलंका की मुसीबतें इसके बाद बढ़ना शुरू हुई, जबकि हकीकत यह थी कि गृह युद्ध खत्म होने के बाद श्रीलंका में बेहतरी आनी चाहिए थी। वजह यह थी कि इस गृह युद्ध के बीच यह छोटा सा देश अपने आर्थिक सुधार जारी नहीं रख पाया। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने लगी, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा, सरकारें बजट घाटे नहीं संभाल सकीं। 2006 से 2008 के बीच श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने पूरी कोशिश करके एक्सचेंज रेट को स्थिर रखने की कोशिश की। यही वह वक्त था जब श्रीलंका ने $1 अरब का अंतर्राष्ट्रीय कर्ज या सॉवरेन डेट लिया। लेकिन 2008 में ग्लोबल वित्तीय संकट आया और विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा। श्रीलंका भुगतान संतुलन के संकट में फंस गया। इसके बाद अगले 2 दशक तक श्रीलंका में कुछ भी ठीक नहीं चला। उसे बार बार IMF की मदद मांगनी पड़ी। यही वह वक्त था जब श्रीलंका में राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। आर्थिक प्रबंधन मिट्टी में मिला दिया गया। 2009 में श्रीलंका को IMF से पहला कर्ज मिला। शर्त यह थी कि बजट घाटे को GDP के 5% पर रोका जाएगा। IMF ने लगभग $2.5 अरब का कर्ज दिया और किसी तरह श्रीलंका विदेशी मुद्रा संकट से बाहर निकल सका। लेकिन सरकार की आदतें नहीं सुधरी और न सुधरा घाटा। 2012 में श्रीलंका का वित्तीय संकट फिर लौट आया। विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उल्टे सीधे बदलाव हुए, आर्थिक अव्यवस्था जारी थी और 2016 में श्रीलंका को IMF से फिर से $1.5 अरब का कर्ज लेना पड़ा। वादा वही था कि आर्थिक सुधार किए जाएंगे, सुधार फिर भी नहीं हुए। विकास दर टूटती चली गई, सरकार का राजस्व गिरने लगा और इसके बाद श्रीलंका को चीन से करीब $1.2 अरब का कर्ज लेना पड़ा। श्रीलंका की सरकार यह कर्ज चुकाने में भी चूक गई और चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पर अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ तक आते आते श्रीलंका की विभाजक, भ्रष्ट और आर्थिक कुप्रबंध के लिए मशहूर राजनीति अपने चरम पर थी। कोविड आया तो निर्यात और पर्यटन का कारोबार टूट गया। रूस का यूक्रेन पर हमला कच्चे तेल की महंगाई और विदेशी मुद्रा का संकट लेकर आया। श्रीलंका के करेंसी नोट पर अपनी तस्वीर प्रकाशित कराने वाले महिंदा और उनका पूरा परिवार ताजे संकट का साझा सूत्रधार है। इस परिवार की राजनीतिक एकजुटता और एक दूसरे से विरोध श्रीलंका के लोगों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। लोग कहते हैं कि राजपक्षे घराने में भ्रष्टाचार और ताकत के केंद्रीकरण को लेकर हमेशा एक साझेदारी रही है। इन्होंने मिलकर देश की उर्वरक नीति बदली, जिसके कारण खेती टूट गई और श्रीलंका आज भयानक संकट में है। इसी वजह से अनाज के मामले में आत्मनिर्भर श्रीलंका भुखमरी के कगार पर आ गया। अजीबोगरीब टैक्स नीति से देश का बजट तबाह हो गया और अंततः श्रीलंका डूब गया। अब वह फिर IMF की दहलीज पर है, लेकिन इस बार कर्ज मिलने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि श्रीलंका इतनी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने सुधार के वादे करके उनसे चूक चुका है कि इस छोटे से देश की साख चौपट हो गई है। श्रीलंका के लोग राजपक्षे घराने से नाहक हिसाब नहीं मांग रहे हैं। महिंदा राजपक्षे, चमाल राजपक्षे, बासिल राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे सहित पूरा परिवार बीते 20 सालों से सत्ता में या सत्ता के करीब रहा है। इन्हीं 20 साल में श्रीलंका तबाह हो गया। क्या श्रीलंका को IMF से मदद मिलेगी? आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के, बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।